ओके, सो आज के लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मेशंस को कंटिन्यू करना है। हमने ये देखना है कि अगर आपको दो इमेजेस, एक इमेज दी हो जिसमें दो इमेजेस दी हो जो एक दूसरे का ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन हो, तो उन दो तस्वीरों को देखकर कैसे हम कंप्यूट कर सकते हैं कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लगाई गई थी। तो इसको एस्टिमेशन कहते हैं। और हमने ये भी सीखेंगे इंशाल्लाह आज के, अगर आपको एक इमेज दे दूं और एक ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स दे दूं, तो उस इमेज को आप किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं नई इमेज, ट्रांसफॉर्म्ड इमेज बनाने में। लास्ट टाइम हमने एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन भी की थी। एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन एक 3x3 इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता है जो जिसकी आखिरी रो 001 होती है। सो लास्ट टाइम ये थोड़ी सी कंफ्यूजन भी मेरी तरफ से आई थी कि एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल होती हैं। एग्जैक्टली कोई भी ऐसा 3x3 मैट्रिक्स जिसमें दो क्वालिटीज हो, कोई भी ऐसा 3x3 मैट्रिक्स जिसकी आखिरी रो 001 हो और वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल भी हो, ये एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अगर वो इन्वर्टेबल नहीं है तो एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अगर उसकी आखिरी रो 001 नहीं है, ये एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। ठीक है, सो एनी 3x3 invertible matrix आखिरी रो 001, that's an affine transformation. Similarly हमने प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन भी की थी। प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन भी 3x3 मैट्रिक्स होता है, लेकिन उसमें आखिरी रो 001 होना जरूरी नहीं है। उसमें बस ये है कि बस वो इन्वर्टेबल होना उसका जरूरी है। ठीक है, ओके, सो अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं कि अगर मेरे पास दो इमेजेस हैं और पहली इमेज या दोनों इमेज के बीच में एक एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन हुई भी थी, या द सेकेंड इमेज इज एन एफाइनली ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ द फर्स्ट इमेज। ठीक है, मेरे पास दो इमेजेस हैं और उन दो इमेजेस में मैंने कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मार्क कर दिए। ये भले मैंने हाथ से मार्क कर दिए हो या मैंने इन कॉर्नर डिटेक्शन की हो, सिर्फ डिस्क्रिप्टर्स बनाए हों, सिर्फ डिस्क्रिप्टर्स को आपस में मैच किया हो, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया है कि सिर्फ डिस्क्रिप्टर्स को मैच कर सकते हैं। प्रॉब्ली आपने अपनी रेसिटेशन में भी देखा होगा, इज दैट करेक्ट? सिर्फ डिस्क्रिप्टर्स मैचिंग। ओके, तो किसी भी तरीके से, चाहे मैंने मैनुअली मैच कर दिए या सिर्फ डिस्क्रिप्टर्स की मैचिंग करके, मैंने दो इमेजेस में n कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ढूंढ लिए। तो x1 जो है वो पहली इमेज में एक पॉइंट है जिसको दूसरी इमेज में x1 प्राइम उसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है कि ये वही वाली जगह थी। सिमिलरली x2 पहली इमेज में पॉइंट है, x2 दूसरी इमेज में वही वाली जगह है, वही वाला रीजन है और दूसरी इमेज में x2 प्राइम, एंड सो ऑन टिल xn एंड xn प्राइम। ये बात आपको क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, तो अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि xi प्राइम जो है वो xi को ट्रांसफॉर्म करके आया होगा। इज दिस इक्वेशन क्लियर? जहां पे जो t ट्रांसफॉर्मेशन है, फिलहाल मैं अस्यूम कर रहा हूं कि ये एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी इसके जो 6 पैरामीटर्स मैंने ढूंढने हैं वो ये a b c d e f और एंड पे 001 है। सो आई ओनली नीड टू फाइंड दीज 6 पैरामीटर्स। ये वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी जो x वाले पॉइंट्स को x प्राइम वाले पॉइंट्स पे मैप करती होगी। ये मैंने ढूंढने हैं 6 पैरामीटर्स। कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स की लोकेशंस मेरे पास मौजूद हैं। मैंने अननोन जो पैरामीटर्स हैं वो ये 6 हैं, ये ढूंढने। अगर मैं अपने पैरामीटर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखूं, यानी मेरे शुरू में था ए बी, मैं पहली रो जो है ना, पहली रो लिखी है यहाँ पे ए बी और ई, उसके बाद मैंने सेकंड रो लिखी है सी डी और एफ। ठीक है, और इनको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया।
और ये ओवरऑल ये जो भी मैंने इक्वेशन लिखी है, अगर आप इसको लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आ जाएगा जो आपके पास चलिए लेट मी डू दिस। हम इसको इस तरह देखते थे कि आपके पास ए बी सी डी ई और एफ और यहाँ पे 0 0 1 और आप कहते थे कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एक्स आई वाई आई और 1 से तो मेरे पास एक्स प्राइम एक्स आई प्राइम वाई आई प्राइम और 1 आ जाएगा। ये बात कहने का जब हम ये लिखते थे एक्स आई प्राइम इक्वल्स टी इंटू एक्स आई, इसका यही मतलब था जो नीचे ये पूरा मैट्रिक्स वगैरह लिखा है हमने। वेल इसी को कंटिन्यू करें इस मल्टीप्लिकेशन को तो आंसर आएगा ए एक्स आई प्लस बी वाई आई प्लस ई। एक पहला कंपोनेंट आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट आएगा सी एक्स आई प्लस डी वाई आई प्लस एफ और तीसरा कंपोनेंट 1 आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप ये देख लें कि ये जिस तरह से ये इक्वेशन लिखी हुई है ये एग्जैक्टली यही आंसर देगी। डू यू गाइज एग्री? इसको करके देखें। कैन यू मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो विद दिस कॉलम? क्या आंसर आएगा? बताइए हिमशा, है ना? ए एक्स आई प्लस बी वाई आई प्लस ई और बाकी 3 जीरोज हैं तो ये पहले वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला। जब आप सेकंड रो को करेंगे तो पहले 3 जीरोज हैं और ये सी एक्स आई प्लस डी वाई आई प्लस एफ आ जाएगा जो कि ये वाला आंसर है। ठीक है, सो व्हाई डिड आई फील द नीड कि मैं ये मैट्रिक्स को इस तरह से चेंज करता और इस तरह से लिख लेता? इसका फायदा ये है, जो असल देखने वाली चीज है वो ये है कि मेरे जो अननोन्स थे ना, मेरे अननोन्स इस तरह बाहर को एक वेक्टर की फॉर्म में मैंने लिख लिया और मैट्रिक्स और वेक्टर इक्वेशंस को, यानी जिसको हम लीनियर सिस्टम कहते हैं, लीनियर सिस्टम्स को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। तो कम से कम हमने वो लीनियर सिस्टम सॉल्व करने के लिए ये वेक्टर अपना बाहर एक निकाल लिया है अननोन्स का। ठीक है, और जो तीसरी थी 1 = 1 आनी थी इक्वेशन, 1 = 1, वो तो ट्रिवियली ट्रू है, तो आई डोंट नीड दैट इक्वेशन, आई ओनली नीड दीज 2 इक्वेशंस। ठीक है, ये बताइए कि ये जो भी मैंने लिखा है ये किसी एक कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए है, आयत कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। तो रिमशा बताइए आयत कॉरेस्पॉन्डेंस कितनी इक्वेशंस देती है मुझे? टू इक्वेशंस। अब ये बताइए कि अननोन्स कितने हैं मेरे पास? दोबारा बताइएगा। ट्रांसफॉर्मेशन तो एक ही है, हाँ 6 अननोन्स है। एक एक कॉरेस्पॉन्डेंस मुझे 2 इक्वेशंस देती है। 2 इक्वेशंस से मैं कितने अननोन सॉल्व कर सकता हूँ? 2 इक्वेशन से जी रिमशा, आप कोई गैस कर सकते हैं? जो हम स्कूल में आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करती होंगी, फॉर एग्जांपल 2x - 7y = 10
और 13x plus 10y equals 5. I don't know. So exactly 2 equations और 2 unknowns ये सॉल्व हो जाएंगे. यू कैन फाइंड एक्स वाई. ठीक है, ये तो अच्छा केस है. लेकिन यहाँ आपके पास 2 इक्वेशंस हैं और 6 अननोन्स हैं. वेल, जब आपके पास 6 अननोन्स हैं, हाउ मेनी इक्वेशंस वुड यू नीड? 6 equations. Okay, one correspondence gives you 2 equations. How many correspondences do you need then? Equations 6 चाहिए. थ्री correspondences. Great. यानी अगर आपने एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन अखज़ करनी है 2 इमेजेस के बीच में से, so you need at least 3 corresponding points. ज्यादा हो सकते हैं, तो you need at least 3 corresponding points. ठीक है, एक पॉइंट से 2 इक्वेशंस आएंगी, अगले पॉइंट से 2 और आ जाएंगी, अगले पॉइंट से 2 और आ जाएंगी. 6 इक्वेशंस आ जाएंगी, 6 अननोन्स होंगे लीनियर, और मैं इसको सॉल्व कर दूंगा. सो लेट्स डू दैट. अगर मेरे पास n कॉरेस्पॉन्डेंसेस है एंड n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मैं यहाँ पे बल्कि लिख देता हूँ कि n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो आप नोट करें कि पहली 2 इक्वेशंस x1 और y1 है इनके अंदर, x1 और y1. इसी तरह x1 प्राइम y1 प्राइम. अननोन्स वही 6 हैं. ऐसा नहीं है कि ये a और b के लिए इक्वेशंस है, ये उन्हीं 6 के लिए, क्योंकि यहाँ कॉलम्स 6 हैं. ये दोनों इक्वेशंस पूरे 6 अननोन्स के लिए, पर ये 2 इक्वेशंस हैं फ्रॉम द फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डेंस. इसी तरह 2 इक्वेशंस होंगी फ्रॉम द सेकंड कॉरेस्पॉन्डेंस, 2 इक्वेशंस फ्रॉम द थर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस, आखिरी 2 इक्वेशंस फ्रॉम द लास्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, nth कॉरेस्पॉन्डेंस. ठीक, दिस विल गिव यू a 2n/6 मैट्रिक्स, क्योंकि n कॉरेस्पॉन्डेंसेस थी, हर कॉरेस्पॉन्डेंस ने 2 इक्वेशंस दी, तो 2n, और कॉलम्स 6 हैं, राइट. सो इट्स 2n/6. जो अननोन्स हैं वो 6/1 का वेक्टर है. और जो राइट साइड पे जो रिजल्ट्स आते हैं वो हैं 2n/1, क्योंकि जितनी लाइंस यहाँ पे थी रोज, उतनी यहाँ पे हैं. हर कॉरेस्पॉन्डेंस में 2 यहाँ पे नंबर देने, तो 2n/1. ये पूरी चीज इट कैन बी सीन एज ए लीनियर सिस्टम. क्लास में वो है एमन, या उनका माइक नहीं चल रहा है, क्या है? अच्छा, आप हैं. एमन, आप बताइए कि ये सिस्टम लीनियर सिस्टम है या नहीं है? क्यों लीनियर सिस्टम? व्हाई व्हाई इज इट अ लीनियर सिस्टम? बिकॉज इट्स क्योंकि ये नहीं एक्स एंड वाई. ओके ओके. पर एक्स और एक्स वाई तो मुझे पता है वैल्यूज, ये तो नंबर्स होंगे कोई, ये तो वैल्यूज मुझे पता होंगी. मेरे अननोन इधर क्या है? ए बी सी डी एफ, ये वाले. जी, तो इनको मैंने सॉल्व करना है. असल में जब मैं पूछता हूँ कि लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो रियली वी आर आस्किंग द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ द अननोन्स, कि इन ए बी सी डी में लीनियर है, तो उसमें लीनियर है. इसलिए क्योंकि अच्छा, आपकी आवाज में एक्चुअली काफी टूट रही है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ. मेरे जो अननोन्स हैं, सिंस इट्स अ मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स वेक्टर का मतलब है लीनियर सिस्टम है. और अगर वैसे भी देखना चाहें इक्वेशंस को, तो जब आप इसको खोलेंगे तो a की पावर 1 रहेगी मैक्सिमम, b की पावर 1 रहेगी मैक्सिमम,
ये सारों की पावर 1 रहेगी मैक्सिमम। जब हम ये 2n इक्वेशंस बनाएंगे उनके अंदर मेरे अननोन्स will appear with power at most 1. So this is a linear system. इस मैट्रिक्स को मैं A कहने लगा हूं, मेरे अननोन्स का वेक्टर इज V और राइट साइड पे जो नंबर्स हैं इस वेक्टर को मैं कह रहा हूं B. तो अब इस पूरी चीज को हमने चूंकि कंस्ट्रक्ट अब कर ली है, we can now just use these terms A V equals B. ये मेरे पास एक लीनियर सिस्टम है and I have to solve for the unknown vector V. अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स होता और इन्वर्टिबल भी होता तो मैं डायरेक्टली निकाल लेता V इक्वल्स A इनवर्स B. ऐसा ही है इफरान, आप हैं क्लास में? अच्छा, मैं आपको ज्यादा बॉदर नहीं करूंगा, ठीक है। सो ए वी इक्वल्स, अगर ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स होता और इन्वर्टिबल होता तो मैं कहता V इक्वल्स A इनवर्स B, बट A इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। A 2n/6 का साइज है इसका। इनवर्स जो है ना सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का होता है, ठीक। लेकिन वी कैन प्ले अ ट्रिक। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख ही देता हूँ वो पूरा ना। लेट्स स्टार्ट विद AV इक्वल्स B। A स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये 2n/6 का है, पर इसमें अगर मैं दोनों साइड्स को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दूं, A ट्रांसपोज A इधर हो गया और इधर भी A ट्रांसपोज B, यानी दोनों साइड्स पे मैंने लेफ्ट मल्टीप्लाई किया है A ट्रांसपोज से। पहले तो ये बताइए A ट्रांसपोज A ये मल्टीप्लाई हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? एमन आप बताइए, क्या साइजेस मैच करते हैं? ए ट्रांसपोज में क्या साइज है? ए ट्रांसपोज का साइज 6/2n। नहीं नहीं, आप कहीं आगे चली गई हैं। ए ट्रांसपोज का साइज, अगर ए का साइज 2n/6 है, अगर, यस, बस बस यही सवाल था, यही सवाल है। तो राइट, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। सो ए ट्रांसपोज 6/2n है और ए 2n/6 है, देयरफॉर देयरफॉर ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं और जो साइज आएगा, अ, जो साइज आएगा ये 6/6 होगा। और यहाँ देख लेते हैं V जो है तो 6/1 था, तो ठीक है, ये भी मैच होगा, ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है। और इनका आंसर जो फाइनल आना है वो 6/1 होगा। देखते हैं कि राइट साइड 6/1 आती कि नहीं। वेल ये 6/2n है ट्रांसपोज वाला, और B जो है ये 2n/1 है। सो एवरीथिंग मैचेस, दिस आंसर विल बी 6/1। एवरीथिंग मैचेस, मैंने कोई गलत नहीं किया, क्योंकि सब कुछ अभी भी हो सकता है। तो मैंने अभी किया क्या है कि मैंने, जी आपका सवाल है, आपका सवाल है कोई? आपकी आवाज़ असल में बहुत, अच्छा ठीक है। सो मैंने ए वी इक्वल्स बी को उठाया, मैंने दोनों साइड्स को लेफ्ट मल्टीप्लाई किया ए ट्रांसपोज से, मेरे पास ये सिचुएशन आ गई। इस सिचुएशन में ए ट्रांसपोज ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। In fact, A transpose A will always be a square matrix. जो मर्जी मैट्रिक्स हो A transpose A और A transpose,
ये जो दो मैट्रिसेस होते हैं ना, ये हमेशा स्क्वायर होंगे। तो नाउ आई हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स, I have a square matrix here, I have my unknown vector here, and I have a 6 by 1 vector here. So I can solve for V, right? और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है AV equals B, यहाँ पे A transpose AV equals A transpose B. Now I can solve for V. V should be A transpose A का inverse, as I have written here. V equals A transpose A inverse multiplied by A transpose B. A transpose B, ठीक है। और ये जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है बी से पहले तक, ये पूरी की पूरी टर्म, ये एक्सप्रेशन सिर्फ ए से निकाली जा सकती है। ऑल आई नीडेड टू नो वाज ए मैट्रिक्स क्या था, एंड आई कैन कंप्यूट दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह के डैगर सिंबल से डिनोट करते हैं। इसको सूडो इनवर्स कहते हैं कि अगर ए इन्वर्टेबल होता, अगर ये स्क्वायर होता, तो हम डायरेक्ट इसका इन्वर्स यूज कर लेते, लेकिन ए स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम जो क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन अब कर सकते हैं वो ये सूडो इनवर्स की है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सूडो इनवर्स। सो इफ यू वांट टू फाइंड v, जस्ट डू द सूडो इनवर्स एंड मल्टीप्लाई बाय v, ठीक है। इसका साइज बाय द वे, सूडो इनवर्स अगर हम कंप्यूट करें तो ये 6/2n आएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लेट्स से पाइथन में करते हैं या किसी भी लाइब्रेरी से करते हैं इसको सॉल्व, तो यू वोंट एक्चुअली कंस्ट्रक्ट दिस सूडो इनवर्स मैट्रिक्स। आप असल में करेंगे क्या, आप ए मैट्रिक्स बनाएंगे, बी वेक्टर बनाएंगे, उसके बाद आप सिर्फ कॉल कर देंगे कि मुझे ये v फाइंड करना है, सूडो इनवर्स से फाइंड कर दें आप मुझे, और उसमें पास क्या करेंगे, a और b। आपने खुद मोस्ट प्रॉब्ली ये सूडो इनवर्स शायद बनाना भी ना पड़े आपको, लेकिन अगर आप पूरे का पूरा हर चीज खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो ठीक है, आप फिर ये खुद एक्सप्रेशन लिख के कर सकते हैं। लेकिन क्वाइट ऑफन आप बस a बनाएंगे, b बनाएंगे और उसे कह देंगे मुझे v का आंसर दे दो, बस, ठीक है। दिस इज द रूटीन, द सॉफ्टवेयर रूटीन विल हैंडल इट ऑटोमेटिकली। तो एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन अगर एस्टिमेट करनी है तो उसका एल्गोरिथम मैं आपको बता दूं। यानी अगर आपको पिछली चंद स्लाइड्स में कुछ भी समझ नहीं आया, दैट्स स्टिल फाइन, बिकॉज हियर इज द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ये है, आपके पास दो इमेजेस हैं, आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स अवेलेबल हैं, n कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं आपके पास। सबसे पहले a को फिल करें। a को फिल आप नोट कीजिएगा, अभी हम वापस जाते हैं a में। सिर्फ पहली इमेज में जो पॉइंट्स थे ना, xi प्राइम नहीं है यहाँ पे। जब आप a को भर रहे हैं उसमें सिर्फ xi's है। जब आप b को भरेंगे, वेक्टर b को, तो सिर्फ xi प्राइम्स है। लेट्स गो बैक। a is formed only from image 1, b is formed only from image 2, ठीक। तो ये आप जिस तरह पिछली साइड पे दिए में उस तरह से आप भर देंगे। उसके बाद आप सूडो इनवर्स कंप्यूट कर दें, और v स्टार जो ऑप्टिमल एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन है वो ए सूडो इनवर्स b है। इस v के अंदर आपके 6 पैरामीटर्स पड़े, a b e c d f, ठीक है, इसी ऑर्डर में। सो यू शुड रिमेंबर कि ये इसको ए बी सी ना समझ लीजिएगा, ये वो आखिर, ये पहली रो है ए बी ई और ये सेकंड रो है सी डी एफ, ठीक है। एनी क्वेश्चंस सो फार? एनी क्वेश्चन सो फार जी? ओके, सो मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि फिर ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, कोई लीनियर अलजेब्रा के इश्यूज, कोई नो प्रॉब्लम था। ओके, अब हम चलते हैं प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। ये था एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम
सेम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसके अंदर आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंसेस हैं xi और xi प्राइम्स, इनके बीच में एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, आपकी दो इमेजेस के बीच में एक प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ठीक है। लेकिन उसको करने से पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड कवर कर लेते हैं। आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट सुना होगा, पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट? एनीवन? चलें हम अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ 3 डिमेंशनल स्पेस का ऑपरेशन है। ये 2 डिमेंशनल स्पेस में नहीं होता, ये 4 डिमेंशनल स्पेस में नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ 3 डिमेंशनल स्पेस का एक ऑपरेशन। सो जब भी हम यहाँ u कह रहे हैं या v कह रहे हैं, इसका मतलब ये 3D वेक्टर्स है। u के अंदर u1 होगा, u2 होगा, u3 होगा। v के अंदर v1 होगा, v2 होगा, v3 होगा। और हम कौन सी स्पेस में काम कर रहे हैं? इस लेक्चर में और पिछले लेक्चर में हमने किस स्पेस में काम किया? 2D स्पेस। और उस 2D स्पेस को जब हम प्रोजेक्टिव स्पेस में लेके जाते हैं तब हमारी डिमेंशंस कितनी हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इंक्रीजेस यानी राइट, यानी एग्जैक्टली, यानी जो जिसको हम P2 कहते हैं प्रोजेक्टिव स्पेस, इसमें तीन नंबर्स होते हैं, है ना? ओके, तो दिस टेल्स यू कि हम क्रॉस प्रोडक्ट्स प्रोजेक्टिव स्पेस में क्रॉस प्रोडक्ट्स डिफाइंड होते हैं, आप यूज कर सकते हैं। ओके, यू प्रोजेक्टिव स्पेस का एक वेक्टर है, वी प्रोजेक्टिव स्पेस का एक वेक्टर है। जिसको आप क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, उसका जो आंसर होता है वो भी एक वेक्टर ही होता है। जो इनर प्रोडक्ट था, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, उसका आंसर एक स्केलर होता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर एक और वेक्टर होता है उसी स्पेस में, ठीक। तो इसमें भी 3 कंपोनेंट्स हैं। वो आप निकालते कैसे हैं? वो अगर आपको उसका फॉर्मूला याद हो, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, पर अगर आपको फॉर्मूला आप रिकॉल करें, u क्रॉस v का आंसर आता था u2v3 माइनस u3v2, u3v1 माइनस u1v3, u1v2 माइनस u2v1, ठीक है। दैट्स जस्ट अ फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो फॉर्मूला है, आई वांट यू गाइस टू नोटिस के these 3 numbers can also be obtained using this matrix and vector multiplication, जिसके अंदर ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाया है ये सिर्फ u के कंपोनेंट्स से निकला है, और जो वेक्टर मैंने बनाया है ये v से बना है। कैन यू टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू वेरीफाई कि ये मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू द सेम आंसर जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर कहते हैं? कैन यू गाइस वेरीफाई एक चंद सेकेंड लेके? ठीक है, ओके ओके। तो ये जो मैट्रिक्स हमने बनाया है जो सिर्फ u से बना था, इस मैट्रिक्स में खास बात यह है कि इस मैट्रिक्स को आप किसी भी वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये u का उस वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कंप्यूट करके दे देगा। इसलिए इस मैट्रिक्स को हम एक खास सिंबल असाइन कर देते हैं कि ये वो मैट्रिक्स है जो वेक्टर u से बना है और वेक्टर u से उसका अगली इनपुट का
क्रॉस प्रोडक्ट कंप्यूट करके देता है। ठीक है, इसलिए दिस सिंबल मीन्स a 3x3 matrix made from U that computes cross products with U. Absolutely, इसमें हमेशा डायगोनल पे 0 होंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसमें हमेशा डायगोनल पे 0 है। ये हमेशा सिमेट्रिक की तरह का लगता है कि यहाँ U3 है तो यहाँ -U3 है, यहाँ -U2 है तो यहाँ U2 है, यहाँ U1 है तो यहाँ -U1 है। और इस मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी it seems symmetric, it's not symmetric, but it's called a skew symmetric matrix. ठीक है, इसमें रोज तो 3 है लेकिन इसका रैंक 2 होगा। यानी इसमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है, वो सिर्फ 2 होंगी। यानी किसी भी रो को मैं बना सकता हूं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर 2 रोज। कोई भी रो उठा लें, आई कैन मेक इट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर 2 रोज। तो वो रो कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करती, इसलिए इसका जो रैंक है मैट्रिक्स का ये 2 होता है। इसका प्रूफ के इसका रैंक 2 है। हम लीनियर अलजेब्रा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपके पास अगर आप ये कंप्यूट करें कि रो 1 को आप U1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरे साथ रहिएगा, जैसे जैसे मैं कहता जा रहा हूं आप लोग अपने ज़हन में या कागज पे ये करते जाएं। रो 1 को U1 से मल्टीप्लाई करते हैं और रो 2 को U2 से मल्टीप्लाई कर दें और रो 3 को U3 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप ये कर लेते हैं और तीनों को सम कर लेते हैं, यू विल नोटिस कि आपके पास एक 0 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन का 0 हो जाना, इसका मतलब होता है कि रोज लीनियरली डिपेंडेंट है। इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे जीरोस आ गए हैं, इसका मतलब है कि लेट्स से मैं ये जो U3 इंटू रो 3 था ना, ये पार्ट अगर मैं इक्वेशन के दूसरे साइड पे ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जीरोस आ गए, अगर मैं U3 इंटू रो 3 इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाऊँ, तो इसका मतलब है कि मैंने रो 3 को रिप्रेजेंट कर लूंगा अब मैं यूजिंग रो 1 एंड रो 2। और अगर रो 3 रिप्रेजेंट हो सकती है यूजिंग रो 1 एंड रो 2, इसका मतलब है कि रो 3 वाज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन रो 1 एंड रो 2। ठीक है, तो ये ऐसा करें, ये प्रूफ आप तसल्ली से डिटेल में इसको करके देखिएगा। इट जस्ट शोज यू के इसकी कोई भी रो कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर 2 रोज, एंड दैट्स व्हाई दिस इज ये रैंक 3 मैट्रिक्स नहीं है, रैंक 2 मैट्रिक्स होगा। ये हमें बाद में इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए होगी, इसका रैंक 2 होना जो है ना, ये बाद में चाहिए होगी। ओके, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, U क्रॉस V जो मैट्रिक्स होता है ना, वेक्टर जो होता है U क्रॉस V, यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट है, मैंने कहा था कि ये एक और 3D का वेक्टर ही होता है। इसकी एक और खास बात यह है कि ये U से भी ऑर्थोगोनल होगा और V से भी ऑर्थोगोनल होगा। यानी आप U क्रॉस V का डॉट प्रोडक्ट U से ले लें, 0 आंसर आएगा। U क्रॉस V का डॉट प्रोडक्ट V से ले लें, 0 आंसर आएगा। तो ये दोनों के ऑर्थोगोनल है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लें कि अगर U और V वेक्टर्स किसी प्लेन में से गुजरते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर होता है वो उस प्लेन के ऑर्थोगोनल एक वेक्टर है। U से भी ऑर्थोगोनल, V से भी ऑर्थोगोनल। और क्रॉस प्रोडक्ट की जो लेंथ है, यानी U क्रॉस V एक वेक्टर आया है 3D में,
इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी। वो लेंथ जो है नॉर्म, वो भी एक खास चीज को रिप्रेजेंट करता है। वो रिप्रेजेंट करता है u और v से जो पैरेललोग्राम बनता है, ये ग्रे ग्रे वाला रीजन, इसका एरिया होता होगा कोई ना, यानी ये ग्रे रीजन का एरिया। u क्रॉस v की लेंथ इज दिस एरिया। क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर u और v दोनों से ऑर्थोगोनल होगा, यानी अगर हमारा ये u और v आपके कंप्यूटर की स्क्रीन का जो प्लेन है उसमें लाई करते हैं, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा। स्क्रीन से बाहर आने वाला वेक्टर है u क्रॉस v, या स्क्रीन से अंदर दूसरी तरफ को जाने वाला वेक्टर है। इट विल बी ऑर्थोगोनल टू द प्लेन, पहली बात। और u क्रॉस v की जो लेंथ है, नॉर्म है, वो ये ग्रे एरिया होगा, ये वाला एरिया। ठीक है, ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं? अगर u और v सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, ये मेरा रिमशा से सवाल है कि अगर u और v सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं तो ये पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? वन क्यों? जी रिमशा। ये आवाज बहुत टूटी हुई आ रही है। रिमशा, इसका एरिया क्या होगा? u भी इधर पॉइंट करता है, v भी इधर ही पॉइंट करता है, तो ये ग्रे ग्रे रीजन कैसा होगा? u भी इधर पॉइंट करता है, v भी इधर ही पॉइंट करता है, ये ग्रे रीजन नजर आएगा हमें? तो फिर ग्रे एरिया होगा? होगा नहीं, जीरो होगा। एरिया विल बी जीरो। तो सो दैट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लेक्चर में बड़ा जरूरी पॉइंट है, ये असल में आगे जाके जरूरी है ये, कि अगर u और v सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, उनके लेंथ भले u छोटा वेक्टर हो, v बड़ा वेक्टर हो, या v छोटा वेक्टर हो, u बड़ा वेक्टर हो, रिगार्डलेस कि उनकी लेंथ क्या है, u और v की फर्क लेंथ होंगी, पर अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तो ये ग्रे वाला जो पैरेललोग्राम है ये बनेगा ही नहीं। और इसका मतलब है कि उस पैरेललोग्राम का एरिया जीरो होगा। अगर पैरेललोग्राम का एरिया जीरो है, वो एरिया तो इस लेंथ को रिप्रेजेंट करता था, इसका मतलब है कि क्रॉस प्रोडक्ट की लेंथ जीरो होगी। रिमशा जी, आप फॉलो किया आपने ये वाला, ये जो जंप मैंने लगाई है, कि अगर if they point in the same direction, the area is zero. Well, the area represents the length of the cross product. So the length of cross product will be zero. Okay, fine. वो कौन सा वेक्टर है जिसकी लेंथ जीरो होती है? वो कौन सा वेक्टर है जिसकी लेंथ जीरो होती है? ऑर्थोगोनल वेक्टर 10 लेंथ का भी तो हो सकता है, 100 लेंथ का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है। ऑर्थोगोनल होने से लेंथ तो नहीं जीरो हो जाएगी। ये लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है। तो द ओनली वेक्टर जिसकी लेंथ जीरो हो सकती है वो जीरो वेक्टर है ना? यानी अगर कोई एक कंपोनेंट भी नॉन जीरो हो जाएगा तो लेंथ भी नॉन जीरो हो जाएगी। सो द ओनली वेक्टर जिसकी लेंथ जीरो है वो खुद जीरो वेक्टर होगा। और तो जब मैं कहता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट की लेंथ जीरो हो गई, इट्स द सेम थिंग एज सेइंग कि क्रॉस प्रोडक्ट खुद एक जीरो वेक्टर आ गया था। क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो वेक्टर है तो लेंथ भी जीरो आएगी। ठीक है, तो जो पूरी बात जो हमने आगे लेके चलनी है, इस स्लाइड से जो मैसेज है वो ये है
कि when u and v, when they point in the same direction, their cross product must be the zero vector. ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? यहाँ मुझे रोक लें अगर ये चीजें नहीं क्लियर। ओके, अब आते हैं, अब क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट को समझ लिया, अब आते हैं कि दो इमेजेस में अगर प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन थी आपस में, उस प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन यानी होमोग्राफी या कोलिनिएशन भी इसको कहा था हमने लास्ट टाइम, यानी वो इन्वर्टेबल 3x3 मैट्रिक्स हमने अब फाइंड करना है जो दो इमेजेस के दरमियान ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था। फिर से उसी तरह चलते हैं जिस तरह एफाइन की बारी चले थे। मेरे पास n कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। पहली इमेज का पॉइंट x1, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी इमेज में लोकेशन थी x1 प्राइम। सेकंड, पहली इमेज में x2 लोकेशन थी, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशन सेकंड इमेज में x2 प्राइम थी, एंड सो ऑन। इस तरह की n कॉरेस्पॉन्डेंसेस हैं। और जहां पे मैं कह रहा हूं कि वेयर xi प्राइम जो है वो पहली इमेज के xi को ट्रांसफॉर्म किया, प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 3x3 इन्वर्टेबल, उसे ट्रांसफॉर्म किया तो xi प्राइम आएगा मेरे पास। अब यहाँ पे वी नीड टू बी अ बिट केयरफुल। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम एक चीज सीखी थी कि हम, क्योंकि हम प्रोजेक्टिव स्पेस में हैं, इसका मतलब है कि जो काम आप h से कर सकते हैं, आप कहते हैं मैं h से xi को ट्रांसफॉर्म करता हूं, xi प्राइम आ जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। हमने लास्ट टाइम सीखा था कि जो काम आप h से कर सकते हैं वो मैं k टाइम्स h से भी कर सकता हूं। Well, this can't be true. I mean, ये इसको k से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी तो k से मल्टीप्लाई हुए होगा, है ना? लेकिन जो जहाँ देखने वाली बात थी वो ये थी कि हम इनको प्रोजेक्टिवली इक्विवेलेंट कहते थे, xi प्राइम को और k टाइम्स xi प्राइम को, क्योंकि ये वेक्टर्स xi प्राइम और k टाइम्स xi प्राइम they point in the same direction, उनके साइजेस फर्क हो सकते हैं, लेकिन since they point in the same direction, जब मैं वापस प्रोजेक्ट करूंगा कार्टेशियन स्पेस में तो आंसर दोनों के थ्रू सेम वेक्टर पे मैं पहुंच जाऊंगा, तो इनको प्रोजेक्टिवली इक्विवेलेंट कहते हैं। इसलिए बिल्कुल अगर आप एंड पे देखें, यहाँ पे ये बात मैंने सही तरह से लिखी हुई है कि जब आप इस तरह प्रोजेक्टिव स्पेस में काम कर रहे हैं ना, यू शुड से कि xi प्राइम इज प्रोजेक्टिवली इक्विवेलेंट टू h इंटू xi। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप कहते हैं कि वो होमोग्राफी, वो प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन जो xi को xi प्राइम पे मैप करती है, अगर आप मुझे कोई दे दें कि वो ये h है, मैं उसकी बजाय kh यूज कर लूंगा और वो आंसर भी ठीक होगा, और आप फिर मेरे वाले kh को उठाएंगे और -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो आंसर भी ठीक होगा, और कोई उस मैट्रिक्स को उठाएगा और 64.6 से मल्टीप्लाई कर देगा और वो आंसर भी ठीक होगा। सो देयर आर मल्टीपल आंसर्स, देयर इज अ होल फैमिली ऑफ आंसर्स इस होमोग्राफी के लिए, इस h के लिए, ठीक है। सो टू रिप्रेजेंट द होल फैमिली हम ये कहते हैं कि h ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की फैमिली है कि जिससे h इंटू xi करें तो जो आंसर आता है वो प्रोजेक्टिवली इक्विवेलेंट हो xi प्राइम। What this implies is this, कि मैं एक्सप्लिसिटली इधर मेंशन कर देता हूँ कि देखें h इंटू xi जब आप करेंगे तो कोई 3 नंबर आएंगे। सिमिलरली xi प्राइम जब आप कहते हैं तो ये भी इमेज की कोई लोकेशन है प्रोजेक्टिव स्पेस में, एक नंबर, दूसरा नंबर और फिर
वो प्रोजेक्ट होमोजेनस कोऑर्डिनेट तीसरा जो था, इधर भी 3 नंबर होंगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, यू नीड टू रियलाइज कि ये 3 नंबर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ये बराबर होने जरूरी नहीं है। अगर ये नंबर्स बराबर होते तो हम कहते हैं एक्स आई प्राइम इक्वल्स एच एक्स आई। ये नंबर्स बराबर होने जरूरी नहीं है, लेकिन इन 3 नंबर्स से जो वेक्टर बनता है, अगर लेफ्ट साइड वाला वेक्टर ये बनता है तो राइट साइड वाला वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, चाहे भले दूसरी साइड पे पॉइंट कर रहा हो, लेकिन इस डायरेक्शन के ही कोई वेक्टर होंगे। ठीक है, इनके एब्सोल्यूट वैल्यूज जो इनकी हैं वो उन वैल्यूज का बराबर होना जरूरी नहीं है, पर वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी। तो ये बस आपने अब ज़हन में रखना है। अब हम इसको प्रोजेक्टिवली इक्विवेलेंट कह के चलेंगे इन चीजों को। ओके, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि हमने इस 3x3 मैट्रिक्स के जो 9 नंबर्स थे H1 से लेके H9 हमने वो फाइंड करने। लेकिन सिंस वी नो के लास्ट लेक्चर में हमने इसका प्रूफ देखा था कि प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन या होमोग्राफी में डिग्री ऑफ फ्रीडम असल में 8 होती है, 9 नहीं होती। आप किसी भी एक पैरामीटर को 1 पे फिक्स कर सकते हैं और बाकियों को ढूंढ सकते हैं। हमने फॉर कन्वीनियंस H9 को हमने 1 पे फिक्स कर दिया और बाकी 8 को ढूंढ लिया कि गिवन के H9 1 है, बाकी 8 क्या होंगे। तो हमने ये 8 पैरामीटर्स ढूंढ लिए। हमारे अननोन्स 8 हैं। एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बारी अननोन्स 6 थे, होमोग्राफी की बारी अननोन्स 8 है। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, आगे चलते हैं। ओके, ये जो मैंने अभी बात की थी कि ये प्रोजेक्टिवली इक्विवेलेंट होंगे, इसका मतलब ये है कि h इंटू एक्स आई उधर ही पॉइंट कर रहा होगा जहां पे एक्स आई प्राइम पॉइंट कर रहा है। यानी मेरे पास 3D स्पेस में 2 वेक्टर्स हैं, एक एक्स आई प्राइम और एक h इंटू एक्स आई, और ये सेम जगह पे पॉइंट कर रहे हैं। इनके साइजेस फर्क हो सकते हैं पर ये सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। वेल, अगर 3D स्पेस में 2 वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर आता है। यही तो हमने देखा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, if xi prime points in the same direction as h into xi, then their cross product will be the 0 vector. तो नोट करें, मैं जब भी 0 बोल्ड में लिख रहा हूँ इट मीन्स अ वेक्टर। ठीक है, तो इट्स अ 0 वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बैकग्राउंड से एक तो हम ये बात लाए, क्रॉस प्रोडक्ट के बैकग्राउंड से, और अब क्रॉस प्रोडक्ट लिख लेते हैं। अब एक्स आई प्राइम को मैंने लिखा एक्स आई प्राइम, वाई आई प्राइम और डब्ल्यू आई प्राइम। नोट करें यहाँ पे एक्स वेक्टर बोल्ड में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स नॉर्मल फॉन्ट में लिखा हुआ है, और ये स्केलर है। सो एक्स आई प्राइम, वाई आई प्राइम, डब्ल्यू आई प्राइम। डब्ल्यू आई प्राइम क्या चीज है? कैन एनीवन टेल मी? एनीवन? जी बिल्कुल, और वो तो हम ऐसे भी करते थे कि एक्स आई प्राइम, वाई आई प्राइम, और हम तो 1 लेके आते थे। तो फिलहाल हम इस 1 को डब्ल्यू आई प्राइम कह देते हैं। मैं डब्ल्यू आई प्राइम इसलिए भी कह रहा हूँ कि क्योंकि अगर आप स्केल कर देना सारी चीजों को तो फिर वो यहाँ पे 1 नहीं रहता। और बहरहाल फिलहाल आप जहाँ पे वहाँ 1 था ना, वहाँ पे हमने डब्ल्यू आई प्राइम कह दिया फिलहाल। यू कैन जस्ट अस्यूम डब्ल्यू आई प्राइम टू बी 1 फॉर नाउ, और शायद इस लेक्चर के आगे जाके भी डब्ल्यू आई की जहाँ भी डब्ल्यू आई प्राइम होगा वहाँ पे शायद हम बाद में 1 डाल देंगे, पर ये वो 1 की जगह पे डब्ल्यू आई प्राइम पड़ा। ओके, ये मेरा एक्स आई प्राइम वेक्टर है और मेरा क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो
h इंटू एक्स आई के साथ है। सो h इंटू एक्स आई को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, ये h1 था, h2, h3। इस पूरी चीज को मैं कहने लगा हूं कि ये मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करता हूं। ये मेरे पास वेक्टर है h, this vector h is taken from the first row of कैपिटल H, मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है। लेकिन हमने जब बैकग्राउंड मैथ हमने जब नोटेशन इस कोर्स में पढ़ी थी शुरू में, हमने कहा था कि जब भी हम कहेंगे कोई वेक्टर, बाय डिफॉल्ट वेक्टर एक कॉलम वेक्टर होता है, यानी समथिंग बाय वन, इस केस में 3/1। वेक्टर जो हम कह रहे हैं हमेशा कॉलम वेक्टर होता है, वो रो की शक्ल में नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जिसको मैं h1 सुपरस्क्रिप्ट 1 कह रहा हूँ, ये तो रो की शक्ल में है। तो चूंकि इसको रो की शक्ल में लिखा हुआ है मैंने, इसको मैं कहूंगा कि ये ट्रांसपोज हुआ है। यानी अगर आप मुझसे पूछते कि पहली रो वाला जो वेक्टर है वो क्या है, तो मैं ये कहता कि पहली रो में जो वेक्टर है h1, वो ये है h1, h2, h3, ये है वो वेक्टर। पर आप कहते हैं आपने तो रो में लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, अगर मैंने उसको रो की शक्ल में लिखा हुआ है तो मैं उसको ट्रांसपोज कहूंगा। अगर आपने मुझसे वैसे पूछा कि कौन सा वेक्टर, मैं कहूँगा h1, h2, h3 कॉलम वेक्टर, रो में लिखा है ट्रांसपोज करके, ठीक है। तो ये इस तरह h बनेगा, उसके आगे x प्राइम होगा जिसमें xi होगा, xi, yi और wi, ठीक है। यहाँ पे h1 ट्रांसपोज होगा, इधर h की सेकंड रो ट्रांसपोज करके, और इधर h की थर्ड रो ट्रांसपोज हुई। और यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि जब आप कहते हैं h को मल्टीप्लाई करना xi से, दैट्स द फर्स्ट रो ट्रांसपोज हुई हुई, सेकंड रो ट्रांसपोज हुई हुई, थर्ड रो ट्रांसपोज हुई इनटू xi। इसका आप साइज देख लें, ये जो साइज आएगा, सॉरी, इसका साइज 3/3 है, इसका साइज 3/1 है, एवरीथिंग मैचेस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं जी? दिस कैन बी कंफ्यूजिंग, सो बताइए। H असल में मैट्रिक्स है, so this matrix is a 3/3 homography, सही। उसकी मैंने सिर्फ पहली रो उठाई है, h1, h2, h3, ये पहली रो उठाई है, उसको मैंने h सुपरस्क्रिप्ट 1 कह दिया। लेकिन चूंकि वो इस तरह से लिखी हुई है तो मैंने कहा कि अच्छा वो ट्रांसपोज हो के लिखी हुई है। इसी तरह इसकी सेकंड रो होगी, h की सेकंड रो भी तो होगी। सेकंड रो में क्या है, h4, h5, h6, उन तीनों को मैंने कहा कि ये सेकंड रो का वेक्टर है, लेकिन चूंकि इस तरह लेटा हुआ पड़ा है तो मैं ट्रांसपोज लगा दिया। इसी तरह थर्ड रो है। तो ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ये 3/3 है, क्योंकि h1, ये h नोट करें, स्मॉल h मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है। ये वेक्टर था जो पहली रो को रिप्रेजेंट करता था, इसमें 3 नंबर है, ये सेकंड रो के 3 नंबर है, ये थर्ड रो के 3 नंबर्स का वेक्टर है। इज इट क्लियर? ओके। तो हमने कहा था कि अगर ये प्रोजेक्टिवली इक्विवेलेंट है hxi और xi प्राइम, तो फिर इनकी डायरेक्शन सेम होगी। अगर इनकी डायरेक्शन सेम है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर आएगा। और अब मैंने ये दो वेक्टर्स बस लिख दिए और hxi को भी इस फॉर्म में लिख दिया, और अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट कंप्यूट करूंगा।
क्रॉस प्रोडक्ट कंप्यूट करने के लिए हमने देखा था कि अगर इसको मैं u कह दूं, वेक्टर u, तो याद है u का क्रॉस प्रोडक्ट जब लेना था किसी v से तो आप एक मैट्रिक्स बना लेते, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके आते थे। ये वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डू यू गाइस एग्री? उस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उसको देख लेते हैं जाके। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट था, नेगेटिव हुआ हुआ, यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट था, नेगेटिव हुआ हुआ, और यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट था। बाकी तो इसी का रिवर्स है ना, वो तो इसी का स्क्यू है। सो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, ये वाले नेगेटिव है। लेट्स गो बैक। थर्ड, फर्स्ट दोनों नेगेटिव हुए हुए, और यहाँ पे सेकंड। अग्रीड? तो ये एक्स आई प्राइम वाला जो वेक्टर था जिसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना था, हमने उस वेक्टर से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लिया। इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर आप डायरेक्ट v के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी जो भी आगे वेक्टर आना था, ये मैंने वो v के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ। सो दिस वाज h1 ट्रांसपोज xi, ये मैंने लिखा हुआ है h1 ट्रांसपोज xi। दिस इज h2 ट्रांसपोज xi, मैंने h2 ट्रांसपोज xi लिखा हुआ। और ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ये 1/3 है, ये 3/1 है, एक आंसर आ जाएगा स्केलर। ये 1/3 है, ये 3/1 है, एक और डॉट प्रोडक्ट स्केलर आंसर। ये 1/3 है, 3/1 अनदर डॉट प्रोडक्ट स्केलर आंसर। ये 3 आंसर आ जाएंगे। ये मैंने वो 3 आंसर्स लिखे हुए यहाँ पे। तो ये वो v वेक्टर है जिसके साथ मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करना था, और ये उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है u का। और इनका जो आंसर है क्रॉस प्रोडक्ट का, वो भी एक 3D वेक्टर आता है हमेशा, वी नो दिस। ये वो वेक्टर है 0 0 और 0, इसमें 3 जीरोस पड़े होंगे। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चंस? ओके, आगे चलते हैं। अब मेरे साथ रहिएगा आप लोग। जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिर्फ पहली रो को कर लेते हैं, मेरे साथ कीजिए। ये होगा 0 इंटू दिस फर्स्ट एंट्री माइनस wi प्राइम इंटू सेकेंड एंट्री h2 ट्रांसपोज xi प्लस yi प्राइम इंटू थर्ड एंट्री h3 ट्रांसपोज xi। लेट्स सी कि वहां भी क्या यही लिखा हुआ है, w h2 के साथ होगा, y h3 के साथ होगा, ठीक है, और w के साथ माइनस होगा। ओके, लेट्स सी, w h2 के साथ है और माइनस भी है साथ, y h3 के साथ है, और x जो था, सॉरी h1 जो था, ये 0 के साथ था, h1 0 के साथ था। तो ये आपको वहां नहीं नजर आ रही टर्म। सो मैंने बस वो पिछली स्लाइड पे जो मैट्रिक्स इनटू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हुई थी, मैंने ये वो लिखी हुई है। आप लोग अपने तौर पे इसको देख लीजिएगा कि ये एग्जैक्टली वो वाली मल्टीप्लिकेशन के जो 3 आंसर्स आने थे वो मैंने लिखे, और उनके अंदर ये जो h3 ट्रांसपोज xi है, अगर सिर्फ इस टर्म को देखें h3 ट्रांसपोज xi, तो ये मेरे लिए ऐसे ही है कि कोई एक वेक्टर था a जिसको मैंने ट्रांसपोज किया, और एक और वेक्टर b से डॉट प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि एक स्केलर आंसर आएगा इसका। और ये तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। डू यू गाइस एग्री? तो यहां पे नोट करें कि मैंने एग्जैक्टली यही किया। ये जो h, इसको अगर आप a ट्रांसपोज b कह दें, तो यहां पे मैंने b ट्रांसपोज a नहीं लिखा हुआ, तो ये थ्रू आउट मैंने यही किया। जहां भी xi बाद में आ रहा था ना, 6 दफा, यहाँ xi बाद में, xi बाद में, xi बाद में, इधर भी xi बाद, xi बाद में, xi बाद में, ये 6 डॉट प्रोडक्ट्स हो रहे थे।
मैंने हर जगह जाके डॉट प्रोडक्ट को ए ट्रांसपोज बी की बजाय बी ट्रांसपोज ए की शक्ल में कर दिया, एक्स आई ट्रांसपोज एक्स आई ट्रांसपोज एक्स आई ट्रांसपोज, और पहले वाली चीज H3 H1 H2, यहाँ से ट्रांसपोज भी हट गए हैं, ट्रांसपोज एक्स आई पे चले गए। ये 6 दफा मैंने सेम हरकत की है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज ए ट्रांसपोज बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए, स्केलर आंसर तो सेम आना है। और यहाँ पे जीरो वेक्टर जो पहले से कैरी हो रहा था। मैंने ये क्यों किया है? इसलिए कि मैं अपने अननोन्स को किसी एक साइड पे लाना चाह रहा हूँ। जिस तरह एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बारी, मैंने अपने अननोन्स का एक वेक्टर बना दिया था v, और उसको फिर सूडो इनवर्स से सॉल्व कर लिया था। यहाँ भी मेरी कोशिश ये है कि मेरा ये वेक्टर जरा राइट पे निकल जाए अननोन्स का। कोशिश कर रहा हूँ, अभी नहीं निकला पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गई है इस वक्त, 3 इक्वेशंस। ये जो 3 इक्वेशंस हैं, इनको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जिस तरह से मैंने यहाँ पे अरेंज करके लिखा है। और ये जरा केयरफुली देखें। पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया है, इस मैट्रिक्स का साइज 3 रोज है इसमें, लेकिन कॉलम्स 9 है। सो बी केयरफुल। आपको देखने में लगेगा कि ये 3x3 मैट्रिक्स है, नहीं, ये 3x3 मैट्रिक्स नहीं है, ये 3x9 का मैट्रिक्स है। ये जो जीरो ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ये 3 जीरोज है, ये 0 0 और 0। ये जो WI प्राइम XI ट्रांसपोज लिखा है, वेल X तो वेक्टर है, तो इधर भी XI ट्रांसपोज जब करते हैं तो ये 3 नंबर्स थे, तो 3 यहां से आ गए। यहाँ भी XI ट्रांसपोज है, 3 नंबर्स है, ये 9 कॉलम्स हैं यहाँ पे, यू हैव 9 कॉलम्स ओवर हियर। पर मैंने इस तरह से अरेंज क्यों किए? वेल, मैंने सिर्फ किया ये है, मैंने अपनी जो नोन वैल्यूज हैं, जो ब्लैक में आपको नजर आ रही है, और जो अपनी अननोन वैल्यूज हैं जो ब्लू में नजर आ रही है, उनको सेपरेट किया। फिर से मैंने अननोन्स का एक वेक्टर बना लिया है 9x1। आपको लगेगा ये 3x1 का है, नहीं, ये 9x1 का है। क्यों? क्योंकि H1 क्या था? H1 के अंदर तो 3 चीजें थी, ये पहली रो थी। H1 के अंदर था पहली रो का H1 H2 H3। और अब नोट करें, मैंने ट्रांसपोज नहीं लगाया ना, तो जब ट्रांसपोज नहीं लगाया तो मैंने इसको कॉलम वेक्टर ही लिखा है, H1 H2 H3। ये जो H2 है उसके नीचे लिखा हुआ है, वेल इसका मतलब है कि ये H4 से लेके H6 तक है। और फिर जो H3 है ये H7 H8 और H9। ये मेरा अननोन्स का एक 9x1 का वेक्टर आ गया। इसको मैंने सेपरेट कर दिया, और अब मैंने अपने नोन जो वैल्यूज थी उनको मैंने इस तरह से अरेंज किया है जान के खुद, कि जब ये फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट रो जब मल्टीप्लाई हो मेरे अननोन से, तो मेरे पास ये वाला आंसर आ जाए जो पहला कंपोनेंट लिखा हुआ है। जब मेरी सेकंड रो के 9 नंबर्स मल्टीप्लाई हो इस 9x1 के वेक्टर से, तो मेरे पास ये सेकंड रो में जो चीज लिखी हुई है ये आ जाए। और जब आखिरी रो मल्टीप्लाई हो तो फिर ये आखिरी रो वाली चीजें आ जाए। सिर्फ इतना कर लेते हैं कि पहली रो को मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे वेक्टर से, पहली रो को अननोन्स के वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड लेट्स सी कि ये फर्स्ट आंसर आता है कि नहीं आता, फर्स्ट कंपोनेंट। कैन समवन हेल्प मी? ये 0 0 और 0 हो गए, 3 जीरोस हैं। ये H1 में कितने नंबर्स हैं? तो ये H1 की तीनों एंट्री से 0 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना? तो H1 तो अब आंसर में नहीं आने लगा। अग्रीड? यहां पे भी 3 नंबर्स हैं, ये किससे मल्टीप्लाई होंगे? H2 के 3 नंबर से।
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जिस तरह ये लिखा हुआ है माइनस डब्ल्यू आई प्राइम, जो कि यहाँ लिखा हुआ था माइनस डब्ल्यू आई प्राइम एक्स आई ट्रांसपोज इंटू H2। यहाँ पे यही नहीं लिखा हुआ माइनस डब्ल्यू आई प्राइम एक्स आई ट्रांसपोज इंटू H2 प्लस वाई आई प्राइम इंटू आई ट्रांसपोज इंटू H3। ये भी यहाँ लिखा हुआ है। Agreed? ओके ग्रेट। तो इसका मतलब है कि हमने ये देख लिया कि ये जो 9 नंबर्स मैंने इस तरह लिखे थे, इनको जब मैं अपने 9 अननोन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वाकई यहाँ वाला फर्स्ट कंपोनेंट आ जाता है। और जब मैं इसी तरह यू कैन वेरीफाई दिस लेटर कि, या इनफैक्ट मेरी बात करते करते ही आप लोग वेरीफाई कर सकते होंगे कि जब मैं सेकेंड रो को करूँगा तो H2 वाली जो चीज़ है ये इग्नोर हो जाएगी क्योंकि यहाँ जीरोस थे, और H1 वाली एक टर्म आ जाएगी मल्टीप्लाई होके, और H3 वाली आ जाएगी माइनस के साथ। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर इन द सेकंड रो। एंड सिमिलरली जो यहाँ लिखा हुआ है वो थर्ड रो से आ जाएगा। सो आई होप यू आर कन्विंस्ड कि ये 3/9 मैट्रिक्स बना के और अननोन्स का एक पूरा सिंगल वेक्टर 9/1 का बना के और इस तरह से मल्टीप्लाई करके अरेंज करके मेरे पास यही सिचुएशन आ जाती है। ये और इधर ये वही जीरो वेक्टर आया हुआ है राइट हैंड साइड से। और अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरे अननोन्स का वेक्टर H 9/1 का और जो नोन वैल्यूज थी उनका एक मैट्रिक्स है A जिसका साइज 3/9 है। एंड सिंस दिस होल थिंग वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द आयत कॉरेस्पॉन्डेंस ओनली, यहाँ थ्रू आउट आई चल रहा है, हर जगह आई लिखा हुआ है कि हम सिर्फ आयत कॉरेस्पॉन्डेंस की बात कर रहे हैं। तो उस आयत कॉरेस्पॉन्डेंस से हमारे पास ये एक सिस्टम आ गया है, लीनियर सिस्टम, जिसमें ये नोन वैल्यूज का मैट्रिक्स है, ये अननोन वैल्यूज का वेक्टर है, और यहाँ पे जीरो वेक्टर। इसको होमोजेनस सिस्टम कहते हैं। कोई भी सिस्टम जिसमें ax इक्वल b की बजाय ax इक्वल 0 आया हो, या av इक्वल्स b हमने पहले देखा था, अगर ये b 0 हो जाए ना तो इसको आप कहते हैं होमोजेनस लीनियर सिस्टम। ये इसका नाम है, ठीक है, होमोजेनस लीनियर सिस्टम। तो हमारे पास एक होमोजेनस लीनियर सिस्टम आया है। ये बताइए कि इसमें कितनी रोज हैं, ये कितनी इक्वेशंस हैं। ai h इक्वल 0 में इक्वेशंस कितनी आ गई हमारे पास? 3 इक्वेशंस, क्योंकि a में 3 रोज हैं और यहाँ 0 भी 3 है, ठीक है। अननोन्स कितने हैं? अननोन अभी के लिए 9 कह देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर सिर्फ इस सिस्टम पे रहें कि अननोन्स 9 है क्योंकि कॉलम्स 9 है, लेकिन इक्वेशंस 3 है। तो इसका मतलब है मुझे कितनी कॉरेस्पॉन्डेंसेस चाहिए? एक कॉरेस्पॉन्डेंस में 3 इक्वेशंस दी हैं। हाउ मेनी कॉरेस्पॉन्डेंसेस डू आई नीड? अगर 2 कॉरेस्पॉन्डेंसेस आ गई तो मेरे पास 3 इक्वेशंस प्लस 3 इक्वेशंस 6 इक्वेशंस आ जाएंगी, एंड अननोन्स आर 9। दो और चाहिए, तो टोटल आई नीड 3 कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, राइट? एग्जैक्टली। सो अगर आपने होमोग्राफी एस्टिमेट करनी है तो फिर से यू नीड एट लीस्ट 3 कॉरेस्पॉन्डेंसेस, ठीक है। इसके बाद में भी आते हैं कि कितनी चाहिए। लेकिन ये मैट्रिक्स जो ए आई एम जिसको मैंने कहा है, ये है तो 3/9, लेकिन अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखें, ये वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह का नहीं है स्ट्रक्चर इसका। स्क्यू सिमेट्रिक तो चले वो स्क्वायर मैट्रिक्स था, लेकिन स्ट्रक्चर इसका वैसा नहीं है। ये डब्ल्यू आई एक्स आई था, ये भी डब्ल्यू आई एक्स आई है और निगेट हुआ हुआ। ये वाई आई एक्स आई था, ये भी वाई आई एक्स आई लेकिन निगेट हुआ हुआ। ये एक्स आई था, ये भी एक्स आई लेकिन निगेट हुआ हुआ।
वहां पे 0 0 0 थे, यहाँ पे 0 ट्रांसपोज 0 ट्रांसपोज 0 ट्रांसपोज है। तो बिल्कुल जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे आपने प्रूव किया था कि वो उसकी 2 रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट है और तीसरी रो डिपेंडेंट होगी दूसरों पे, एग्जैक्टली वही काम, एग्जैक्टली सेम प्रूफ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप आई थिंक फर्स्ट रो को स्मॉल xi से, स्केलर जो है फर्स्ट रो को xi से मल्टीप्लाई कर दें, xi प्राइम से, सेकंड रो को yi प्राइम से मल्टीप्लाई कर दें, थर्ड रो को wi प्राइम से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें, 0 आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम प्रूफ आप यहाँ भी ला सकते हैं टू शो कि ये जो मैट्रिक्स है 3 रोज वाला, इसकी भी 2 रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट है और तीसरी रो डिपेंडेंट है। व्हाट दैट इंप्लाइज फॉर अस इज कि वो जो एक रो चूंकि बाकी दोनों से ही बन जाती है, वो हमें कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। इसका मतलब है जब हमने यहाँ पे कहा था ना कि मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं, नहीं मेरे पास 3 इक्वेशंस नहीं है, मेरे पास असल में 2 इक्वेशंस हैं। थर्ड इक्वेशन तो उन्हीं 2 वाली इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, वो कोई नई बात नहीं बता रही। सो आई ओनली हैव 2 इक्वेशंस असल में। इसका मतलब है कि एक पॉइंट से, एक कॉरेस्पॉन्डेंस से अगर हम रिवाइज करना चाहें अपना आंसर, एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट से कितनी इक्वेशंस मिली मुझे? पहले आपने कहा था 3 इक्वेशंस, अब हम कहेंगे 2 इक्वेशंस, क्योंकि जो थर्ड थी वो उन्हीं दोनों से बन जानी थी, वो कोई नई इक्वेशन नहीं थी, कोई नई बात नहीं बता रही थी। सो हम कोई एक रो अगर यहां से फेंक भी दें तो कोई नुकसान नहीं। तो आप यहां से कोई भी एक रो उठा लें और उसको फेंक दें, ठीक है। और अब हम करेंगे ये कि सिर्फ 2 रोज यहां से उठाएंगे और हमारा मैट्रिक्स 3/9 की बजाय 2/9 का हो जाएगा। और उसको भी मैं जरा अब्यूज ऑफ नोटेशन करने लगा हूं, मैं रो फेंकने के बाद भी जो 2/9 मैट्रिक्स आता है उसको AI ही कहने लगा हूं। इजाजत है इस बात की? क्योंकि आगे ये कंफ्यूजन नहीं होगी, हमें पता है कि ये उसी 3/9 से ही बना था। ओके, सो वन कॉरेस्पॉन्डेंस यील्ड्स 2 इक्वेशंस। हमारे अननोन्स कितने थे? अब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम सामने लाया हूं। मैं कहता हूँ H9 तो मैंने 1 सेट कर दिया था और मैंने बाकी H1 से H8 फाइंड करने थे। सो रियली आई हैड 8 अननोन्स। 8 unknowns के लिए I need 8 equations. One correspondence gives me 2 equations, so I will need 4 correspondences, at least 4 correspondences. ठीक है? Is that clear? Projective transformation find करने के लिए you need at least 4 correspondences. Affine के लिए you needed at least 3 correspondences. एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आपने उठाए थे ना इमेज 1 में से, सो लेट्स से आपके पास इमेज 1 थी, इमेज 1 में ये कोई x1 था और ये इमेज 2 थी, इमेज 2 इमेज 1, ये x1 था, ये x2 था, ये x3 था और ये x4 था, और यहाँ पे ये x1 था, ये x2 था, ये x3 था, ये x4 था। बस आपने ये देखना है कि ये कोलिनियर ना हो, इसकी इजाजत नहीं है। ये जो 4 पॉइंट्स आपने उठाए थे ना x1 x2 x3 x4, यहाँ ये एक लाइन पे लाई ना करते हैं, क्योंकि अगर ये एक लाइन पे लाई करते हैं ना तो आपको होमोग्राफी एस्टिमेट करने वाली कंस्ट्रेंट्स नहीं मिलेगी। और सिमिलरली जो यहाँ से x1 x प्राइम वाले जो पॉइंट्स थे, x1 प्राइम x2 प्राइम x2 प्राइम, ये भी एक लाइन पे लाई ना करते, बस इसकी बस फिक्र करनी, ठीक है। अगर ये सिचुएशन नहीं है और आपके पास एक ये पॉइंट है, ये है, ये है, ये है, ये जितने चले 4 ही कर लेते हैं, और इसी तरह यहाँ पे भी 4 हैं, और वो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, ये ठीक है।
अब आप होमोग्राफी एस्टिमेट कर सकते हैं, बस वो कोलिनियर ना हो, दे शुड बी नॉन कोलिनियर। अब जब हमने ये देख लिया, शुरू हम हुए थे कि आपके पास xi प्राइम और h इंटू xi ये सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, यानी इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। इस सारी बात से हम जहां पहुंचे हैं वो ये है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, इसका मतलब है कि ai इंटू h ये 0 वेक्टर होगा, जिसपे अब 0 यहाँ पे 2 जीरोज है, एक रो हमने डिस्कार्ड कर दी थी। तो वो बात हमने ऐसे करके लिख ली है, जिसमें अब मैं जो a लिखा है ना, अब मैं वो सारी n कॉरेस्पॉन्डेंसेस लेके आया, यानी इसको मैंने जरा काफी शॉर्ट करके लिख दिया। आई होप कि आपने ये बात पिक कर ली होगी कि ये जो पहली 2 रोज है ना, ये पहली कॉरेस्पॉन्डेंस वाली 2 इक्वेशंस हैं, और यहाँ पे मेरा वो h वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे 0 वेक्टर है, लेकिन यहाँ पे 2 जीरोस है पहली कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। फिर इसी तरह दूसरी कॉरेस्पॉन्डेंस जब आएगी, उसकी 2 इक्वेशंस है, उसके 2 जीरोस आएंगे, एंड सो ऑन, कि जो आखिरी nth कॉरेस्पॉन्डेंस है उसके भी 2 इक्वेशंस आ जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, सो ये मैंने जब यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे ए आई नहीं लिखा, बट ए बोल्ड में एक ए मैट्रिक्स लिख दिया। ये 2n/9 का मैट्रिक्स है, और ये h 9/1 का अननोन्स का वेक्टर है, और ये 0 वेक्टर 2n/1 का 0 वेक्टर है। n कॉरेस्पॉन्डेंसेस, हर कॉरेस्पॉन्डेंस 2 जीरोस दे रही थी। ओके, इसकी अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर इट कैन बी शोन कि ये जो ए मैट्रिक्स आपने बनाया है, इसमें रोज तो 2n है, लेकिन इसमें कॉलम्स चूंकि 9 है, इसका रैंक 9 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता था। नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ रोज, इनसे बड़ा रैंक कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका रैंक मैक्सिमम 9 हो सकता था, लेकिन इट कैन बी शोन कि इसका रैंक असल में 8 होगा, जबकि कॉलम्स इसमें 9 है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि रैंक कम होता है नंबर ऑफ कॉलम से या डिमेंशन से, तो आप कहते हैं कि आपकी नलिटी 1 होगी। लीनियर अलजेब्रा में एक रूल होता है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स प्लस नलिटी या नल स्पेस का साइज ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल्स द डिमेंशनैलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। आप लोगों ने पढ़ा था ये लीनियर अलजेब्रा में? Do you guys remember this or not? ठीक है, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, अपने कोई लीनियर अलजेब्रा के नोट्स देख लीजिएगा। लेकिन वी आर गोइंग टू यूज दिस रूल नाउ, रैंक प्लस नलिटी इक्वल्स डिमेंशन। वी नो कि डिमेंशन उसकी 9 है क्योंकि 9 कॉलम्स से, रैंक उसका 8 है। इसका मतलब है कि उसकी जो नल स्पेस है वो एग्जिस्ट करती है, उसका साइज 1 होगा, यानी कोई वेक्टर होगा जो नल स्पेस का वेक्टर होगा, जिसको आप नल स्पेस का वेक्टर कहते हैं। असल में नल स्पेस कहते किसे हैं? किसी भी मैट्रिक्स की नल स्पेस ये होती है कि आप वो वाले वेक्टर्स, मैं वी कह देता हूँ, वो वाले वेक्टर्स के जब आप उनको ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 वेक्टर आ जाए। वो वाले वेक्टर्स कि जब उनको ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 वेक्टर्स आ जाए। इस तरह के तमाम वेक्टर्स जो हैं उन्हें आप कहते हैं ये नल स्पेस के वेक्टर्स हैं, क्योंकि ये 0 पे प्रोजेक्ट हो जाते हैं, 0 पे मैप हो जाते हैं, 0 वेक्टर पे। तो इस तरह के तमाम वेक्टर्स नल स्पेस में लाए। अब नल स्पेस कुड बी 1 डिमेंशनल के इस वेक्टर की शक्ल में हो, नल स्पेस कुड बी 2 डिमेंशनल के इस पूरे प्लेन पे लाई करने वाले सारे हो, तो जिसको आप नलिटी कहते हैं। नलिटी इसकी नल स्पेस की डिमेंशन होती है।
यानी जब आप कहते हैं नल स्पेस 1 है, सॉरी मैं जरा तेज अब जा रहा हूँ क्योंकि ये एलए के बैकग्राउंड से ऐसे में आ रही चीजें। सो जब हम ये कहते हैं कि नलिटी 1 है, इट मीन्स कि इसकी नल स्पेस की डिमेंशन 1 है, विच मीन्स के ये जो वेक्टर्स है ना जो 0 पे मैप होंगे ए से मल्टीप्लाई होने के बाद, ये इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी कि 2 डिमेंशनल होगा काम। ये सिचुएशन ऐसी होगी कि वो बस एक ही डिमेंशन, एक ही डायरेक्शन के वेक्टर्स, ये भी 0 पे प्रोजेक्ट होगा, ये भी 0 पे प्रोजेक्ट होगा, ये भी 0 पे प्रोजेक्ट होगा, ये भी सारे 0 पे प्रोजेक्ट होंगे। यानी एक ही डिमेंशन है, इस फैमिली के सारे वेक्टर्स 0 पे प्रोजेक्ट होंगे। इसे कहते हैं कि ये डिमेंशन 1 है इसकी नल स्पेस की। Why is this important for us? This is important क्योंकि this tells us कि H जो हम ढूंढना चाह रहे थे उस पे क्या शर्त थी? ये शर्त नहीं थी A H equals 0 वेक्टर, which means कि जो अननोन का वेक्टर H आप ढूंढना चाहते हैं वो एक नल स्पेस का वेक्टर होगा, और नल स्पेस एग्जिस्ट करती है क्योंकि रैंक डिफिशिएंट है, रैंक कम है। अगर रैंक 9 होता तो नल स्पेस की डिमेंशन 0 होती और H एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता था। लेकिन चूंकि रैंक 8 है, नल स्पेस एग्जिस्ट करेगी, उसकी डिमेंशन 1 होगी, यानी कोई एक H एक एग्जिस्ट करता होगा जो 0 पे प्रोजेक्ट होता होगा। सो देयर इज होप दैट यू कैन फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर H। लेकिन एक और बात, ये आइडियल वर्ल्ड में AH इक्वल टू 0 वेक्टर आना है। आप नोटिस करें यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है डायरेक्ट, यानी यहाँ पे 9 नंबर्स आने नहीं, कितने आने, 2n, इसका साइज 2n/1 होगा। A into H जब मैं करूंगा इसका साइज 2n/1 होगा। ये 0 वेक्टर्स हैं, 2n/1। आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने ये जो सारे नंबर्स हैं ये एग्जैक्टली 0 आएंगे, जबकि आपकी कॉरेस्पॉन्डेंसेस कैसे आई थी? ये कॉरेस्पॉन्डेंसेस क्या सिर्फ मैचिंग से नहीं आई होंगी? और शिफ्ट वाले पूरे एल्गोरिथम में ग्रेडियंट्स नहीं होंगे? ग्रेडियंट्स में क्या अप्रोक्सीमेशंस नहीं थी? सिर्फ मैचिंग के अंदर भी पता नहीं कितनी अप्रोक्सीमेशंस हुई होती है। सो और कितनी क्वांटाइजेशंस हुई होती है। असल कंटिन्यूस नंबर को डिस्क्रिटाइज किया होता है। देयर आर सो मेनी अप्रोक्सीमेशंस एंड क्वांटाइजेशंस, डिस्क्रिटाइजेशंस, एंगल की डिस्क्रिटाइजेशन, इंटेंसिटी, सो मच इज हैपनिंग देयर। तो इसका मतलब है कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोई परफेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगी। फिर आपकी ये जो लोकेशंस हैं xi और xi प्राइम, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इंटीजर लोकेशंस, अगर आपने शिफ्ट नहीं यूज किया था, अगर आपने हाथ से कॉरेस्पॉन्डेंसेस मार्क की थी, तो ये भी इंटीजर लोकेशन है, ये भी इंटीजर लोकेशन है। वेल हो सकता है असली कॉरेस्पॉन्डेंस तो कंटिन्यूअस डोमेन में होती हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते, फिर बिल्कुल परफेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस होती। सो यू नीड टू रियलाइज कि चाहे आपने किसी ऑटोमेटेड तरीके से ये कॉरेस्पॉन्डेंसेस निकाली थी या आपने हाथ से मैनुअली मार्क करके निकाली थी, ये कॉरेस्पॉन्डेंसेस एग्जैक्ट मैचेस नहीं होंगे। इनके अंदर या क्वांटाइजेशन एरर होगा, डिस्क्रिटाइजेशन एरर होगा, वैसे ही एरर होगा। अगर हाथ से आप कर रहे हैं एरर हो सकता है, ये पिक्सल करना था दूसरा पिक्सल मार्क हो गया, ये तो पॉसिबल है। तो दीज शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड टू बी नॉइजी कॉरेस्पॉन्डेंसेस। इनमें नॉइज है, और अगर इनमें नॉइज है, दिस टेल्स यू कि ये इक्वल टू 0 कभी भी नहीं आना आपके पास। ऐसा कोई H एग्जिस्ट नहीं करेगा जो एग्जैक्टली 0 वेक्टर देगा। So let's come out of this ideal mathematical thing and now try to find an H जिससे A into H का आंसर 0 वेक्टर के करीब तरीन हो। इक्वल टू 0 कहेंगे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूं अच्छा A into H का आंसर 0 के करीब तरीन हो, which means कि मैं H स्टार उसको कहूंगा, my optimal unknown vector is the one
कि जिसमें a इंटू एच जब करूंगा तो इस वेक्टर की जो लेंथ है वो 0 के करीब तरीन आ जाए, क्योंकि अगर लेंथ उसकी 0 के करीब तरीन है इसका मतलब वो वेक्टर खुद 0 के करीब तरीन, कि वो 0 0 0 0 के पास। तो ये मेरी एक ऑप्टिमाइजेशन की स्कीम बन जाती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक बन जाता है कि माय ऑप्टिमल होमोग्राफी वेक्टर is one that minimizes a into h की लेंथ, और वो लेंथ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a h का नॉर्म है लेकिन स्क्वायर कर देता हूँ ताकि मुझे बाद में स्क्वायर रूट ना करना पड़े। लेकिन मिनिमम तो तब होगा जब मैं h को 0 कर दूं, है ना। अगर h को सारा 0 कर दूं तो ये सारा आंसर 0 आ जाएगा, but that's a trivial solution that doesn't give me any solution, ठीक है। तो ट्रिवियल सोल्यूशन अवॉइड करने के लिए मैं कंस्ट्रेन्ड ऑप्टिमाइजेशन लेके आता हूँ और मैं कहता हूँ कि आई नीड एन एच दैट मिनिमाइजेस द लेंथ ऑफ ए एच सब्जेक्ट टू और सच दैट एच की लेंथ खुद 0 ना हो जाए, ताकि वो आप 0 वेक्टर ना डाल सके ट्रिवियल सोल्यूशन को अवॉइड करने के लिए। उसकी लेंथ कुछ तो हो और वो फॉर कन्वीनियंस हम कहते हैं उसकी लेंथ 1 हो। एच शुड बी अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। नाउ टेक होम क्विज 3 आपने शो करना है। जब आपने पहले भी आपने टेक होम क्विज आपको दिया था उसमें मैक्स था, यहाँ पे मैक्स था, और आपने शो करना था कि वो एनीवेज यहाँ आपने अब ये शो करना है कि एच जो एच स्टार है, द ऑप्टिमल एच, इट मस्ट बी एन आइगन वेक्टर ऑफ नॉट ए तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है, आइगन वेक्टर्स भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के होते हैं। सो इट मस्ट बी एन आइगन वेक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज ए, ये स्क्वायर होगा, ठीक है। ये आपके लिए मैं क्विज छोड़ रहा हूँ, ये वंस यू गेट स्टार्टेड ये बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इट मस्ट बी द आइगन वेक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज ए, लेकिन कौन सा आइगन वेक्टर? वो वाला आइगन वेक्टर जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू सबसे छोटी है, ठीक है। तो ये आपने अब शो करना है। पर जब आप ये शो कर लेंगे तो हमें मिलेगा क्या? हमें अपनी होमोग्राफी के पैरामीटर्स मिल गए सारे के सारे, राइट। होमोग्राफी के पैरामीटर्स मिल गए हमें विदाउट गोइंग इनटू एनी ऑफ दिस मैथ। ये देयर इज वन ऑपरेशन कॉल्ड सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। ये आपको जो न्यूमेरिकल पैकेजेस होते हैं लीनियर अलजेब्रा के, फॉर एग्जांपल आपको नमपाई में और ये साइकिट इन सारों में मिल जाएंगे। एसवीडी, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। व्हाट यू नीड टू डू इज आपने यहाँ पे ए पास करना है, ए ट्रांसपोज ए नहीं, ए, ठीक है। ए पास करें, ए पे सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन लगाएं, ये आपको 3 मैट्रिसेस दे देता है, जिसमें ये जो वी है, वी मैट्रिक्स, इसके अंदर ए ट्रांसपोज ए के आइगन वेक्टर्स भी पड़े होते हैं। हमें रिकॉल पिछली स्लाइड से हमें ए ट्रांसपोज ए के आइगन वेक्टर्स चाहिए थे, वी के अंदर ए ट्रांसपोज ए के आइगन वेक्टर्स पड़े होंगे और वो सॉर्टेड शक्ल में पड़े होंगे, यानी सबसे पहले वाला जो बड़ी आइगन वैल्यू का होगा और सबसे आखिर वाला सबसे छोटी आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। हमें सबसे आखिर वाला चाहिए, लास्ट कॉलम, ठीक है, क्योंकि हमें सबसे छोटी आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर चाहिए था, वो आखिरी कॉलम में पड़ा होगा वी के अंदर, ठीक है जी। सो दिस जस्ट गिव्स अस एन एल्गोरिथम, यानी अगर हमें ये सारे क्रॉस प्रोडक्ट और आइगन वेक्टर ये कुछ भी समझ नहीं लगा अगर आपको, ऑल यू नीड टू डू इज इम्प्लीमेंटेशन वाइज बहुत ही सादा है। ये कॉरेस्पॉन्डेंसेस आ गई दोनों इमेजेस की, कितनी n, अगर आपके पास आ गई हैं तो पहले तो वो बड़ा मैट्रिक्स बना लें A, जिसमें 2n/9 का वो उसका साइज था, एंड दैट्स इट। आपने सिर्फ A बनाना था, A को पॉपुलेट करना था, क्योंकि A जो है वो दोनों को यूज करके पॉपुलेट हो रहा है, xi और xi प्राइम दोनों को। मैं आपको दिखा देता हूँ, A के अंदर xi भी आ रहा है और ये प्राइम वाले भी आ रहे थे, yi प्राइम, xi भी है, xi प्राइम भी है, तो ये दोनों को यूज करके आपने A बना लेना है और A के ऊपर एसवीडी कॉल करें, V आ जाएगा, V का आखिरी कॉलम उठा लें, यूर डन। V के आखिरी कॉलम में वो 9 पैरामीटर्स पड़े होंगे,
या मे बी 8 9 मे बी। दिस एल्गोरिथम इज नोन एज द डायरेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्म, DLT। तो आप अक्सर देखेंगे होमोग्राफी एस्टिमेट करने के लिए DLT यूज किया होता है लोगों ने। ये है वो DLT, इट्स नथिंग। कॉरेस्पॉन्डेंस से A बनाए और A का SVD करें, V के अंदर आइगन वेक्टर पड़ा होगा। इसमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं कि A बनाने से पहले XI जो आपके पास पॉइंट्स पड़े थे, पहली इमेज के जो पॉइंट्स पड़े थे और सेकंड इमेज में जो पॉइंट्स पड़े थे, उन पे ना कुछ नॉर्मलाइजेशन लगानी चाहिए आपको। वो नॉर्मलाइजेशन की डिटेल्स मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं की, लेकिन ये फुटनोट में मैंने लिंक दिया है, इसकी स्लाइड्स 14 से 17 इन्होंने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो नॉर्मलाइजेशन कैसे होनी चाहिए। लेकिन वो हर इमेज पे अलहदा लगेगी। XI जो पड़े हैं इन पे अलहदा नॉर्मलाइजेशन लगेगी, और जो सेकंड इमेज के कॉरेस्पॉन्डेंस उन पे अलहदा नॉर्मलाइजेशन लगेगी। डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट है, आपके आंसर्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है अगर आप ये नॉर्मलाइजेशन करें वर्सेस अगर आप ये ना करें। तो आई रिकमेंड कि आप ये पढ़ लें और इसको यूज कीजिएगा। अब ये कुछ एग्जांपल है, मैं इधर से एंड कर देता हूँ। ये एक एग्जांपल है जिसमें मेरे पास ये वो इल्यूसरी स्क्वायर था, और उस इल्यूसरी स्क्वायर में यहाँ पे मैंने खुद एक ये छोटा सा स्क्वायर एक बना दिया ताकि ट्रांसफॉर्मेशन हुए तो हमें पता लगे क्या किया था हमने। ये एक एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन है। एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन में इफ यू रिकॉल के क्या चीजें थी जो प्रिजर्व रहती थी। Do you remember क्या प्रिजर्व रहता था एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन? पैरेललिज्म प्रिजर्व रहता था कि जो चीजें पहले पैरेलल थी अभी भी पैरेलल होंगी, एंड यू कैन सी कि ये प्रिजर्व हो रहा है अभी भी, ठीक है। जबकि प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में जो चीज प्रिजर्व होती है वो था लाइंस, कि जो पॉइंट्स पहले कोलिनियर थे अभी भी कोलिनियर होंगे, लेकिन लाइंस का पैरेललिज्म ये प्रिजर्व नहीं होगा कि जो पहले पैरेलल था अब भी पैरेलल होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं। सिर्फ एक चीज प्रिजर्व होती है कि जो चीजें पहले कोलिनियर थी अभी भी कोलिनियर रहेंगी, तो लाइंस प्रिजर्व हो रही। ये दो एग्जांपल्स हैं। आपको होपफुली असाइनमेंट जब मिलेगी, असाइनमेंट में भी आप ये खुद भी करेंगे एस्टिमेशन। यहाँ पे हम एंड कर देते हैं। अगली दफा देखेंगे कि मैंने ऐसे में लेक्चर शुरू किया था कि हम एस्टिमेट कैसे करेंगे, और उसके बाद था कि गिवन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इमेज आई को वॉर्प कैसे करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। यानी ये इस स्लाइड पे जो रिजल्ट्स आए हैं, ये रिजल्ट्स कैसे आए हैं, ये इस इमेज को कैसे मैंने वॉर्प किया, ट्रांसफॉर्म किया टू गेट दीज इमेजेस। ये अगली दफा फिर हम सीख लेंगे।